हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है एविल अंडर द सन। इस मूवी में एक मशहूर एक्ट्रेस का आइलैंड के बीचों बीच मर्डर हो जाता है, लेकिन खुशनसीबी से उस वक्त उसी आइलैंड में डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो भी छुट्टियां एंजॉय करने आए थे। आगे पोयरो आइलैंड में मौजूद सभी विजिटर्स से तहकीकात करते हैं और मूवी के एंड में किलर कोई ऐसा आदमी निकलता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए अब ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी की चीख सुनते हैं। वो लेडी चिल्लाते हुए जंगल से दूर भाग रही थी। इसके बाद उस जंगल के पास पुलिस वाले पहुंचते हैं और यहाँ इधर पुलिस को एलिस नाम के औरत की लाश मिलती है। एलिस की गर्दन के पास किसी की उंगलियों के निशान थे, यानी एलिस को गला घोटकर मारा गया था। आगे कुछ महीनों की तहकीकात के बाद इस केस की सुनवाई होती है और यहाँ पता चलता है कि एलिस के मर्डर का शक उसके हस्बैंड एडवर्ड पर किया गया था, लेकिन एडवर्ड मर्डर के टाइम लंदन की ट्रेन में सफर कर रहा था, यानी वो मर्डर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये केस बगैर किसी सस्पेक्ट के मिलने पर यही रद्द कर दिया जाता है, जिससे एलिस की हत्या किसने की ये चीज हमेशा हमेशा के लिए राज रह जाती है। आगे इस केस के कुछ सालों बाद सीन हरक्यूल पोयरो पर शिफ्ट होता है, जो आज रात एक होटल की ग्रैंड ओपनिंग में जाने वाले थे और इसलिए उन्हें उनकी सेक्रेटरी तैयार कर रही थी। आगे पोयरो उस होटल में पहुंचती हैं। यहाँ पोयरो के साथ चीफ इंस्पेक्टर जेफ और पोयरो का खास दोस्त हेस्टिन भी मौजूद था। दरअसल हेस्टिन ने इस होटल में अपने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, मतलब हेस्टिन इस होटल का वन ऑफ द पार्टनर है, इसलिए उसने होटल की ओपनिंग में पोयरो को इनवाइट किया है। हेस्टिन बताता है आपके अलावा यहाँ एक और बहुत फेमस हस्ती मौजूद है। ऐसा कहकर हेस्टिन एक्ट्रेस अर्लीन स्वॉर्ट की तरफ इशारा करता है, जो इस वक्त इधर डांस कर रही थी। इसे देख पोयरो अर्लीन के साथ वाले आदमी के बारे में पूछता है, तो हेस्टिन बताता है वो अर्लीन का हस्बैंड केनेथ मार्शल है। तभी अर्लीन के पास नेथन नाम का आदमी आकर अर्लीन को डांस के लिए अप्रोच करता है। इस पर केनेथ कुछ बोलने वाला था, लेकिन अर्लीन केनेथ को बीच में ही टोककर उसे शैंपेन लाने भेज देती है और नेथन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते हुए नेथन अर्लीन से कुछ पैसों के बारे में पूछता है, जिसके बारे में हमें बाद में पता लगेगा। आगे पोयरो और उसके दोनों दोस्त मिलकर खाना खाती हैं। तभी खाते वक्त पोयरो को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो वहीं गिर पड़ती हैं। इसके बाद पोयरो को हॉस्पिटल में होश आता है और यहाँ हेस्टिन और सेक्रेटरी से पोयरो को पता चलता है कि उसे ज्यादा वर्कलोड और टेंशन के कारण मिनी हार्ट अटैक आया था, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे एक हफ्ते तक आराम करने की या फिर कहीं हॉलिडे में घूमने जाने की सलाह दी है। तो इस चीज से पोयरो खुश नहीं होता। अगली सुबह सेक्रेटरी पोयरो के पास आकर उसे सैंडी कोव होटल के बारे में बताकर कहती है, आपको डॉक्टर ने एक हफ्ते इसी रिजॉर्ट में ठहरने की हिदायत दी है। इस रिजॉर्ट में लोग हर साल अपना स्ट्रेस और तनाव कम करने आते हैं, लेकिन पोयरो फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता था। तब सेक्रेटरी पोयरो को कल की रात याद दिलाकर बताती है कि उस रात पोयरो को कुछ इससे भी ज्यादा सीरियस भी हो सकता था, इसलिए पोयरो को अभी से ही अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ हेस्टिन भी सेक्रेटरी की बात पर एग्री करता है। तब सेक्रेटरी बताती है कि पोयरो का ख्याल रखने हेस्टिन भी पोयरो के साथ जाएंगे। तो इसके बाद ये दोनों ना चाहते हुए भी साथ में गाड़ी से उस रिजॉर्ट की तरफ पहुँचती हैं। यहाँ आते ही पोयरो को पता चलता है कि ये रिजॉर्ट एक आइलैंड के अंदर बना था और आइलैंड में जाने के लिए इन्हें बोट लेनी पड़ेगी, लेकिन पोयरो को बोट में जाने से डर लगता था, इसलिए ये दोनों उस आइलैंड में जाने के लिए एक कैरी व्हीकल पर चढ़ती हैं। इस व्हीकल में पहले से 2 लोग और मौजूद थे। इनमें से हस्बैंड का नाम पैट्रिक रेडक्लिफ और उसकी वाइफ का नाम क्रिस्टीन था। यहाँ पोयरो भी इन्हें अपना नाम बताता है, जिसे सुन ये दोनों हैरान होते हैं। इन्हें लगता है कि पोयरो आइलैंड में किसी केस को सॉल्व करने जा रही हैं, लेकिन पोयरो बताता है कि वो बस अपने डॉक्टर के कहने पर आइलैंड छुट्टियां मनाने आया है। आगे ये चारों आइलैंड में पहुंच जाती हैं। तभी क्रिस्टीन इधर उसी फेमस एक्ट्रेस हर्लिन को देखकर पैट्रिक से झगड़ने लगती है, क्योंकि क्रिस्टीन को ऐसा शक था कि पैट्रिक अर्लीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है और इसलिए पैट्रिक ने जानबूझकर वही आइलैंड चुना जिसमें अर्लीन आने वाली थी। लेकिन पैट्रिक समझाता है कि वो और अर्लीन सिर्फ दोस्त है, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं। तब भी क्रिस्टीन गुस्से में पैट्रिक को छोड़कर चली जाती है और इतने में अर्लीन पैट्रिक के पास आकर उसे अप्रोच करती है। तब इधर पैट्रिक अर्लीन का इंट्रोडक्शन हरक्यूल पोयरो से भी करवाता है और इतने में अर्लीन पैट्रिक को रिजॉर्ट घुमाने
अपने साथ ले चलती हैं। इसी रिजॉर्ट में अर्लिन का हस्बैंड केनेथ मार्शल भी आया था। अर्लिन ने केनेथ से वादा किया था कि वो उसके साथ टेनिस खेलेगी, लेकिन यहाँ अर्लिन पैट्रिक के साथ समय बिताने के लिए अपने हस्बैंड से किया हुआ वादा तोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी अर्लिन का सौतेला बेटा लायनल केनेथ पर गुस्सा करता है कि केनेथ ने ऐसी रंगीन मिजाज की औरत से शादी ही क्यों की। दूसरी ओर पॉयरो जब रिजॉर्ट में चेक इन कर रहा होता है तो उसे वहाँ के स्टाफ से पता लगता है कि पॉयरो की सेक्रेटरी ने सब कुछ रिजॉर्ट वालों को पहले ही बता रखा है और इस रिजॉर्ट में रुकने वक्त तक पॉयरो को एक स्ट्रिक्ट डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। इसे सुन पॉयरो के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल गायब हो जाती है। आगे पॉयरो और हेस्टिंग उनके कमरे में जाती हैं और यहाँ पहुँचते ही नाश्ते की बेल बजती है, जिसे सुन पॉयरो बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन पॉयरो को नाश्ते में काफी सादा सा प्लेन खाना और करेले का जूस मिलता है। वहीं इसके मुकाबले में हेस्टिंग का खाना काफी अच्छा था। तभी उसी वक्त पॉयरो के पास एक लेडी आती है जिसे पॉयरो पहचान जाती हैं और हेस्टिंग को बताते हैं कि ये मेरी पुरानी दोस्त मैरी है। यहाँ पॉयरो मैरी को लंच में इनवाइट करता है, जिसके बाद मैरी भी इन्हें ज्वाइन करती है। मैरी पॉयरो को बताती है कि वो इस वक्त इस आइलैंड में अपने बचपन के दोस्त केनेथ मार्शल से मिलने आई है। ऐसा बताकर मैरी केनेथ के बारे में बात करने लगती हैं, जिससे पॉयरो को पता चलता है कि केनेथ की एक बार पहले भी लिंडा नाम की औरत से शादी हो चुकी थी, लेकिन लिंडा अपने बेटे लायनल को जन्म देती ही किसी बीमारी से मर गई और तब केनेथ ने दूसरी शादी मशहूर एक्ट्रेस अर्लिन से उसके पैसों के लालच में आकर की और शायद इसलिए अर्लिन केनेथ को हस्बैंड की बजाय अपने किसी नौकर की तरह ट्रीट करती है। मतलब दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद हम अर्लिन को पैट्रिक के साथ नहाते देखती हैं। इन्हें दूर से पॉयरो और हेस्टिंग भी देख रहे थे। तभी पॉयरो के पास एमिली नाम की औरत आती है। एमिली पॉयरो को जानती थी और उसे यहाँ पॉयरो का आना कुछ जच नहीं रहा था, क्योंकि पॉयरो उसी जगह जाती थी जहाँ कोई क्राइम हुआ हो और यहाँ इस आइलैंड में पिछले 20 साल से एक भी क्राइम नहीं हुआ। तभी पॉयरो की नजर ऊपर पहाड़ी में खड़ी मिस क्रिस्टीन पर पड़ती है, जो अपने हस्बैंड पैट्रिक को अर्लिन के साथ नहाता देख गुस्से से जल रही थी। इसे देख पॉयरो एक कहावत बोलता है कि सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करती है, लेकिन उस सूरज के अंदर समाया हुआ अंधकार किसी को नहीं दिखता। तभी पॉयरो के पीछे स्टीफन आकर कहता है, आपने अभी अभी जो कहा वही चीज बाइबल की एक लाइन में लिखी हुई है। ऐसा कहकर स्टीफन वो पूरी लाइन सुनाता है। दरअसल स्टीफन कुछ सालों पहले चर्च का प्रीस्ट हुआ करता था, लेकिन तभी उसकी वाइफ का मर्डर हो गया, जिसके बाद वो अपने इसी गम को कम करने के लिए इस आइलैंड में घूमने आया है। आगे पॉयरो का वजन कम करने के लिए रिजॉर्ट की स्टाफ उसे स्टीम कैबिनेट के अंदर भेजती है। इधर पॉयरो के पास ही एक दूसरे स्टीम कैबिनेट में हॉरेस नाम का सीलर होता है। हॉरेस और पॉयरो के बीच कुछ बातचीत होती है, जिससे पॉयरो को पता चलता है कि हॉरेस इस आइलैंड में अपना कोई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने आया है। आगे शाम के वक्त पॉयरो रिजॉर्ट के बार में जाता है, लेकिन यहाँ स्पेशली पॉयरो को ड्रिंक पीना भी सख्त मना था। तभी पॉयरो और हेस्टिंग को मिस एमिली अपने टेबल पर इनवाइट करती हैं और यहाँ एमिली इनसे आइलैंड में बने सीक्रेट केव के बारे में पूछती है। तब इसे सुन हॉरेस एकदम से घबरा जाता है। एमिली आगे बताती है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन सुना है कि इसी आइलैंड में कहीं पर एक रहस्यमय केव है जिसके अंदर ढेर सारा खजाना गड़ा हुआ है। तो लायनल इस बात को बेफिजूल बताता है। तभी मैरी इस बात पर बहस न करने का कहकर सभी से पूछती है कि कौन कल सुबह उसके साथ टेबल टेनिस खेलने चलेगा। तो इस पर क्रिस्टीन, हेस्टिंग और केनेथ हाँ करती हैं और फैसला होता है कि ये चारों कल दोपहर 12 बजे टेबल टेनिस खेलने मिलेंगे। अगली सुबह सीन लायनल पर शिफ्ट होता है, जो हड़बड़ी में क्रिस्टीन से टकरा जाता है। क्रिस्टीन दोपहर 12 बजे टेनिस खेलने जाने वाली थी, लेकिन अभी उसके पास काफी ज्यादा वक्त था, इसलिए वो लायनल को अपने साथ स्विमिंग करने ठीक 12:30 बजे बुलाती है। इससे लायनल को भी अपनी किताबों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, तो लायनल इस पर मान जाता है। दूसरी ओर एमिली अपनी साइकिल लेकर रास्ते में आगे बढ़ रही थी, तभी ऊपर से कांच की कोई चीज एमिली से टकराते टकराते बचती है। एमिली देखती है कि ये चीज रिजॉर्ट के ऊपर से कहीं से गिरी थी। आगे एमिली इस हादसे के बारे में पॉयरो और हेस्टिंग से डिस्कस करती है। पॉयरो इस चीज को थोड़ी गंभीरता से लेता है कि तभी उनके पास मिस्टर पैट्रिक आ जाती हैं
पैट्रिक समंदर को देखने के लिए बोट से राइड लगाने वाला था। इसके लिए पैट्रिक पॉयरो को अप्रोच करता है, लेकिन पॉयरो को पानी का डर था, इसलिए वो जाने से मना कर देती हैं। तब एमिली पैट्रिक के साथ चलने राजी हो जाती है। दूसरी ओर लायनल स्विमिंग करके बाहर निकलता है। इस दौरान क्रिस्टीन पहाड़ों की ड्राइंग बना रही थी। लायनल क्रिस्टीन को भी पानी में चलने बुलाता है, लेकिन क्रिस्टीन का अचानक से स्विमिंग करने का मन बदल गया था। क्रिस्टीन लायनल से टाइम पूछती है, तब लायनल देखकर बताता है कि अभी 11:15 हो रहे हैं, यानी क्रिस्टीन के पास बस 15 मिनट है, क्योंकि उसे 12 बजे टेनिस खेलने जाना था। पैरेलल में पैट्रिक और एमिली बोट में थी। तभी इन्हें आइलैंड की दूसरी तरफ अर्लीन की बोट दिखती है, यानी अर्लीन भी वहीं होगी। इसलिए पैट्रिक अर्लीन को हाय बोलने बोट को उसकी ओर मोड़ लेता है। फिर ये दोनों अर्लीन के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ अर्लीन कोई जवाब नहीं देती और तभी पैट्रिक देखकर बताता है कि अर्लीन मर चुकी है। इसे देख ये दोनों हैरान होती हैं और एमिली कहती है, मैं इधर बोट से पुलिस को लेकर आती हूँ, तब तक तुम कोई चीज टच मत करना। तो पैट्रिक एमिली को जल्दी जाने कहता है। दूसरी ओर मैरी और कैनेथ क्रिस्टीन के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज उनका टेनिस मैच होने वाला था। तभी क्रिस्टीन वहाँ सही समय पर पहुँचती है और उसी वक्त वहाँ एमिली भी पहुँचकर सभी को बता देती है कि अर्लीन का मर्डर हो गया है। आगे इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर जेफ वहाँ पहुँचते हैं। जेफ अर्लीन की लाश को सीधा करके देखती हैं, तो अर्लीन की गर्दन में किसी आदमी के ताजा पंजों के निशान थे। इसे देखते ही जेफ बता देता है, अर्लीन की हत्या हुए 20 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, यानी उन्हें सभी सस्पेक्ट से बस ये पता करना होगा कि वह सभी इन 20 मिनट के दौरान कहाँ थे, और बस इसी से ये गुत्थी सुलझ जाएगी। तभी पॉयरो को यहाँ रेस से एक स्पेक्स मिलता है। पॉयरो स्पेक्स का मेजरमेंट करके बता देते हैं कि ये स्पेक्स किसी जवान लड़के का है। यहाँ मर्डर होने की वजह से इस आइलैंड को कुछ हफ्तों के लिए बंद किया जा रहा था, इसलिए गार्ड तो लड़कों को अंदर घुसने नहीं देता। तब वह लड़के जेफ को बताती हैं, हम यहाँ के रेगुलर विजिटर हैं, लेकिन फिर भी जेफ इन्हें अंदर नहीं आने देता और वहाँ से वापस भेज देता है। रास्ते से गुजरते वक्त पॉयरो को जमीन में एक कांच मिलता है। यही कांच एमिली पर गिरते गिरते बचा था। पॉयरो अंदाजा लगाती है कि इस कांच में कोई ब्राउन कलर का केमिकल था, जिसकी स्मेल ना के बराबर है। आगे पॉयरो अर्लीन के हस्बैंड कैनेथ से इन्वेस्टिगेट करता है और पूछे जाने पर कि कैनेथ 12 बजे के करीब कहाँ था। कैनेथ बताता है कि उसे कुछ जरूरी लेटर्स टाइप करने थे, इसलिए वो यहीं अपने कमरे में रुककर 12 बजे तक लेटर लिखने में बिजी था और फिर वो ठीक 12 बजे टेनिस खेलने बाहर चला गया। और तभी एमिली के आने पर उसे पता लगा कि अर्लीन मर चुकी है। तो इसे सुन पॉयरो कैनेथ को क्राइम सीन से मिला वो स्पेक्स दिखाकर इसके बारे में पूछता है। कैनेथ बताता है, ये स्पेक्स मेरे बेटे लायनल का है। तो इसके बाद पॉयरो और उसके दोनों साथी अर्लीन के कमरे की छानबीन करती हैं। यहाँ से इन्हें एक लेटर मिलता है जो नेथन नाम के आदमी ने भेजा था और इसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने मुझे अभी पैसे नहीं भेजे तो तुम एक जरूरी डील खो दोगी। पॉयरो को याद आता है कि नेथन वही आदमी है जो रेस्टोरेंट में अर्लीन के साथ डांस करने आया था और हो सकता है कि नेथन अर्लीन को ब्लैकमेल करता हो। खैर पॉयरो पहले लायनल से इन्वेस्टिगेट करता है। लायनल बताता है, मैं मर्डर के वक्त यानी 11:15 बजे तक स्विमिंग कर रहा था। जब पूछता है, तुम्हें टाइम इतने अच्छे से कैसे याद? लायनल बताता है, क्योंकि मिस क्रिस्टीन ने मुझे टाइम देखने को कहा था और जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो उस वक्त ठीक 11:15 बज रहे थे। तो इसे सुन पॉयरो लायनल को उसका क्राइम सीन में मिला स्पेक्स दिखाकर इसके बारे में पूछती हैं। लायनल बताता है कि ये उसका पुराना चश्मा है जिसे वो अपने पास एक्स्ट्रा के तौर पर रखता था, लेकिन आज सुबह ही ये उसके बैग से गुम हो गया था। लेकिन ये पॉयरो को कहाँ से मिला? तो पॉयरो इस बारे में लायनल को नहीं बताता और कॉपरेट करने के लिए लायनल से हैंडशेक करता है, जिसके बाद लायनल कमरे से चला जाता है। लायनल के जाते ही पॉयरो बताता है कि ये लड़का भले ही 17 साल का है, लेकिन इसके हाथ किसी आदमी जैसे कड़क हैं। इसके बाद पॉयरो उस क्लीनिंग स्टाफ से बात करता है जिसकी ड्यूटी 10 से दोपहर 12 यानी कि मर्डर वाले टाइम की थी। वो स्टाफ बताती है कि इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान सभी गेस्ट रिजॉर्ट से बाहर गए हुए थे सिवाय मिस्टर कैनेथ के। कैनेथ अपने कमरे को बंद करके कुछ लेटर्स टाइप कर रहे थे। उनके टाइपराइटर की आवाज मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। पॉयरो पूछता है, क्या आपने इस दौरान कुछ नोटिस किया, कुछ अनयूजुअल? तो स्टाफ याद करके बताती है, हाँ एक चीज काफी अजीब थी। दरअसल 12 बजने से कुछ समय पहले मैंने वॉशरूम में किसी के नहाने की आवाज सुनी थी, जबकि कोई भी रिजॉर्ट में ठहरने वाला व्यक्ति ऐसे समय में नहीं नहाता।
तो इसके बाद पॉयरो मिस क्रिस्टीन से तहकीकात करता है। यहाँ क्रिस्टीन पॉयरो को सब सच बताती है कि वो स्विमिंग करने लायनल के साथ गई हुई थी, लेकिन वहाँ उसका मन बदल गया और ठीक 11:15 वो तैयार होकर टेनिस खेलने निकल गई। जहाँ पहुँचते ही उसे पता लगा कि मिस अर्लिन की हत्या हो गई है, लेकिन अर्लिन की मौत की खबर सुन वो सरप्राइज नहीं हुई, क्योंकि अर्लिन एक उस तरह की लेडी थी जिसके कई लोगों के साथ झगड़े थे और कईयों ने उसे ब्लैकमेल भी किया था। जेफ पूछता है कैसा ब्लैकमेल। क्रिस्टीन बताती है कि कल रात मैंने मिस अर्लिन को टेलीफोन में किसी से बात करते सुना था। वहाँ टेलीफोन की दूसरी तरफ कोई आदमी अर्लिन से पैसों की डिमांड कर रहा था और ऐसा बोल रहा था कि अगर अर्लिन ने उसे सही वक्त में पैसे नहीं दिए तो वो सारी सच्चाई उसके हस्बैंड कैनेथ को बता देगा। तो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से इन तीनों को पता लगता है कि नेथन नाम का वो आदमी मिस अर्लिन को ब्लैकमेल कर रहा था और शायद मिस अर्लिन नेथन के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करती थी। इसी बात को जानने के लिए पॉयरो अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाता है ताकि वो बैंक जाकर इस बारे में पता करे। पहले तो सेक्रेटरी नाराज होती है क्योंकि उसने पॉयरो को वहाँ छुट्टी मनाने भेजा था, ना कि काम करने, लेकिन फिर सेक्रेटरी मान जाती है। अगली सुबह सेक्रेटरी इस बारे में बैंक मैनेजर से पता करती है और बैंक मैनेजर भी इसकी डिटेल देने मान जाता है क्योंकि इस केस में डिटेक्टिव पॉयरो इन्वॉल्व थे। मैनेजर बताता है कि मिस अर्लिन एक बार बैंक आई थी एक बहुत बड़े अमाउंट को निकलवाने की अपील लेकर, लेकिन उन पैसों को निकालते वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह डरी हुई हैं या किसी के ब्लैकमेल करने से पैसे निकाल रही हैं। सेक्रेटरी पूछती है मिस अर्लिन ने उस वक्त कितने पैसे निकाले थे। मैनेजर बताता है उन्होंने लगभग अपनी अकाउंट में रखी उनकी सारी जमा पूंजी निकलवाने की डिमांड की थी। तो सेक्रेटरी को इधर कुछ समझ नहीं आता। सीन मिस्टर पैट्रिक पर शिफ्ट होता है जिससे पॉयरो और उसके लोग इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जेफ पैट्रिक से कहता है शायद तुम्हारे और मिस अर्लिन को एक साथ देख तुम्हारी वाइफ क्रिस्टीन ने गुस्से में अर्लिन की हत्या कर दी। पैट्रिक कहता है ये नामुमकिन है क्योंकि पहली बात क्रिस्टीन मर्डर के वक्त लेक के पास लायनल के साथ मौजूद थी और दूसरी ये कि अर्लिन की लाश में किसी आदमी के पंजे के निशान थे और ये चीज मैंने खुद नोटिस की थी। तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई लड़की अर्लिन की हत्या करेगी। फिर इसके बाद एमिली से जांच की जाती है। तब यहाँ एमिली कन्फेस करती है कि उसने 1 साल पहले मिस अर्लिन के लिए एक शो प्रोड्यूस किया था जिसमें अर्लिन परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन अर्लिन परफॉर्म करने नहीं आई और उनके सारे पैसे मिट्टी में मिल गए। लेकिन अब इस चीज को पूरी 1 साल हो चुकी है और इस बात पर एमिली किसी की जान नहीं ले सकती। वैसे भी मर्डर के वक्त एमिली मिस्टर पैट्रिक के साथ उनके बोट में मौजूद थी। पॉयरो पूछता है क्या आपको अर्लिन की डेड बॉडी में कुछ अलग तरह का नोटिस हुआ। एमिली बताती है हाँ, अर्लिन की पीठ वैसे तो थोड़ी सी टैन रहती थी, लेकिन उस वक्त अर्लिन की पीठ हल्की सफेद थी जैसे उसे किसी ने जहर दिया हो। तभी वहीं से मिस्टर हॉरिस गुजरता है। हॉरिस को ना जाने क्यों लेकिन इस आइलैंड के फिर से खुलने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द चाहता था कि आइलैंड खुले जिससे वो अपनी बोट से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन जेफ बताता है कि आइलैंड फिर से खुलने में लंबा टाइम लग सकता है। इसे सुन हॉरिस बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आगे पॉयरो अपनी दोस्त मैरी से मिलता है और उससे उस केव के बारे में पूछता है जिसके बारे में उन्हें एमिली ने बताया था। तो मैरी बताती है कि वो केव सच में एग्जिस्ट करती है और मैं आप लोगों को वहां तक ले जा सकती हूँ। आगे एमिली इन तीनों को वो केव दिखाती है और फिर ये तीनों उस केव के अंदर पहुंचती हैं। इस केव में मिस अर्लिन के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और नीचे अर्लिन के साथ साथ किसी दूसरे आदमी के फुटप्रिंट्स के निशान थे। तभी इन निशान को फॉलो करते हुए इंस्पेक्टर जेफ को एक बॉक्स मिलता है। जब इस बॉक्स को खोला जाता है तो इसके अंदर हीरोइन यानी ड्रग्स के डब्बे मिलते हैं। आगे हीरोइन के मिलने के बाद पॉयरो अपने साथियों के साथ आइलैंड से बाहर के इलाके में जाने लगता है, लेकिन किसी काम से नहीं बल्कि अपना मनपसंद खाना खाने, क्योंकि रिसोर्ट के अंदर काफी दिनों से वो उबला हुआ सादा खाना खा रहा था। खाते वक्त पॉयरो का दिमाग पहले जैसा चलने लगता है और फिर ये तीनों होटल से बाहर निकलते हैं तो सामने इन्हें स्टीफन एक मेडिकल स्टोर से आता दिखता है। तब इन्हें रियलाइज होता है कि स्टीफन अर्लिन की मौत के बाद से ही आइलैंड के बाहर था। तो अब ये तीनों स्टीफन के पास जाती हैं और आगे स्टीफन वापस आइलैंड में आकर इन्हें बताता है कि मैं कत्ल वाले दिन भी आइलैंड से बाहर जाकर अपने एक दोस्त के साथ डिनर कर रहा था, आप लोग चाहो तो उससे पूछ सकते हो। पॉयरो कहता है क्या
मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप इस आइलैंड में क्यों आए थे? तो स्टीफन बताता है, मैं इधर अपनी वाइफ एलिस की याद भुलाने आया था। दोस्तों, एलिस वही है जिसकी लाश सबसे पहले जंगल के अंदर मिली थी। स्टीफन अपनी कहानी बताता है कि एलिस ने मुझसे डिवोर्स करके एडवर्ड नाम के आदमी से शादी कर ली थी और मुझे यकीन है कि उसी आदमी ने मेरी एलिस को मारा होगा, लेकिन एलिस भी मुझे धोखा देने के लिए ये पनिशमेंट डिजर्व करती है। कमरे से बाहर निकलते वक्त इंस्पेक्टर जेफ को याद आता है कि स्टीफन ने उन्हें जिस एलिस के बारे में बताया था वो एलिस कॉरिगन थी और उसे भी अर्लिन की तरह ही गला घोटकर मारा गया था। मतलब शायद एलिस और अर्लिन दोनों का किलर एक ही आदमी है। आगे पॉयरो की सेक्रेटरी पॉयरो के कहने पर एलिस के मर्डर की इंफॉर्मेशन जुटाती है, तो उसे एलिस केस का इंस्पेक्टर एलिस के क्राइम सीन में ले जाकर बताता है कि हमारे पास एक साइकिल चलाने वाली लेडी ने आकर बताया था कि उसने जंगल के बीच किसी अनजान आदमी को एलिस का गला घोटते हुए देखा है, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचे एलिस मर चुकी थी। एलिस काफी अमीर थी और लोगों को ऐसा शक था कि एलिस की हत्या उसके नए वाले हस्बैंड एडवर्ड ने की है ताकि एलिस की जायदाद पा सके। लेकिन जिस वक्त मिस एलिस का मर्डर हुआ था उस वक्त एडवर्ड ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिस कारण उन पर से शक हट गया और एलिस का मर्डर केस आज तक अनसॉल्व्ड है। दूसरी तरफ पॉयरो सभी मेहमानों के सामने ये इजहार करता है कि आइलैंड फिर से खुल गया है और सभी नए लोग यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसे सुन हॉरिस बहुत खुश होता है और खुशी के मारे कमरे से बाहर निकल जाता है। हॉरिस के जाते ही पॉयरो सबको बताता है कि ये आइलैंड अभी भी बंद है और कोई यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा। आगे आइलैंड बंद होने की झूठी खबर सुन हॉरिस के दो आदमी आइलैंड की केव में आते हैं और ड्रग्स का बॉक्स निकाल कर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी इंस्पेक्टर जेफ इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो ये दोनों यहाँ इस आइलैंड के रेगुलर विजिटर थे जिन्हें गार्ड अंदर आने नहीं दे रहा था। दरअसल पुलिस और पॉयरो की ये चाल थी इन्हें रंगे हाथों पकड़ने की। इसे देख इनमें से एक लड़का अपनी गन निकाल लेता है और इंस्पेक्टर जेफ को शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसके हाथ में एक गोली लग जाती है। ये गोली मिस्टर जैक ने चलाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक असल में अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर है। आगे जैक पॉयरो को बताता है कि जैक को कई सालों से ऐसी खबर मिल रही थी कि कोई इस आइलैंड में अपने आदमियों से ड्रग्स की तस्करी करा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो मेन बॉस कौन है। इसलिए जैक अंडरकवर बने हुए थे ताकि उस बॉस का पता कर सके और फाइनली आज पता चल गया कि ड्रग डीलिंग का बॉस हॉरिस था। यही कारण था कि हॉरिस आइलैंड खुलने का बेसब्री से वेट कर रहा था ताकि वो अपना ड्रग जल्द से जल्द बाहर भेज सके। यहाँ हॉरिस के फुटप्रिंट केव में मिले फुटप्रिंट से मैच हो चुकी थी और वो फंस चुका था। आगे पॉयरो अपने दोनों साथियों को बताता है कि हॉरिस का अर्लिन से कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों का केस अलग अलग है, लेकिन फिर भी अर्लिन हॉरिस के केव में गई। आखिर क्यों? हेस्टिंग कहता है कहीं अर्लिन केव में किसी से डर के मारे छिपने तो नहीं गई थी। तो इसे सुन पॉयरो एकदम से रुक जाता है और उसे ये पूरा केस साफ साफ समझ आने लगता है। आगे उसी रात पॉयरो सभी विजिटर्स को एक ही कमरे में बुलाकर कहता है, आप सभी इस आइलैंड में घूमने हॉलिडे मनाने आए थे, लेकिन आप में से कोई एक या दो आदमी ऐसे थे जिन्होंने आइलैंड में कदम रखने से पहले ही अर्लिन की मौत की पूरी प्लानिंग कर ली थी। तो सबसे पहले उस धमकी भरे लेटर से शुरू करती हैं। उसमें लिखा था कि अगर मैडम अर्लिन ने अभी पैसे नहीं भेजे तो उनके हाथ से एक बड़ी डील निकल सकती है। असल में ये कोई धमकी भरा लेटर नहीं बल्कि बिजनेस डील का प्रपोजल लेटर था, जिसमें नेथन ने साफ सीधे अक्षरों में पूछा था कि वो उसकी डील में इन्वेस्ट करना चाहेगी या नहीं। और यही चीज नेथन ने उस दिन रेस्टोरेंट में अर्लिन से एक बार फिर पूछी थी। मतलब नेथन सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर था जो चाहता था कि अर्लिन उसके स्टॉक पर इन्वेस्ट करे और असल कातिल आप ही लोगों के बीच छिपा हुआ है। अगर देखा जाए तो आप सभी के पास मिस अर्लिन को मारने का कोई ना कोई कारण था। लायनन अपनी स्टेप मॉम अर्लिन से नफरत करता था। एमिली ने अर्लिन पर बहुत सारे पैसे लगाए थे जो पानी में डूबे थे और मिस क्रिस्टीन आपको डर था कि कहीं अर्लिन आपके हस्बैंड को आपसे छीन ना ले। खैर मैं बता दूं कि ये हत्या किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि एक जोड़ी ने किया है। जेफ पूछता है आखिर वह दोनों कौन है?
पॉयरो रिवील करता है वह दोनों हैं, पैट्रिक और उसकी वाइफ क्रिस्टीन। इसे सुन पैट्रिक भड़क उठता है क्योंकि वो मर्डर के दौरान मिस एमिली के साथ बोट में था और उसने खुद अर्लिन की लाश ढूंढी थी। एमिली कहती है, हाँ मैंने भी ये सब मेरी आंखों से देखा था। पॉयरो बताता है, आपने बस उतना ही देखा जितना आपको क्रिस्टीन और पैट्रिक ने दिखाया। असल में क्रिस्टीन जानबूझकर लायनल से टकराई थी ताकि इसी बहाने उसे स्विमिंग के लिए पूछ सके और लायनल भी इस पर मना नहीं करने वाला था। फिर लायनल के जाते ही क्रिस्टीन अपने कमरे में गई और अपने स्किन में एक खास तरह का मेकअप अप्लाई किया जिससे उसकी स्किन हल्की सी टैन दिखे। इस प्लान में क्रिस्टीन एक भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उस केमिकल की बोतल को खिड़की से फेंक कर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन यही क्रिस्टीन की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि रास्ते से गुजरते वक्त एमिली ने बोतल टूटते हुए देख लिया था और बाद में एमिली की मदद से इसी बोतल का एक टुकड़ा पॉयरो के हाथ लगा, जिसकी जांच से पॉयरो को समझ आया कि ये केमिकल स्किन को टैन बनाता है। खैर उस दिन क्रिस्टीन 10:30 बजे लायनल के साथ बीच की तरफ निकल गई। क्रिस्टीन ने निकलते वक्त पूरी तरह ढके हुए कपड़े पहने थे ताकि उसका मेकअप किसी को नजर ना आए। फिर जिस वक्त लायनल पानी में तैर रहा था उस वक्त क्रिस्टीन लायनल के बैग के पास गई और लायनल का चश्मा निकाल कर अपने पास रख लिया ताकि उससे नकली एविडेंस बना सके और लायनल की घड़ी से छेड़छाड़ करके उसका टाइम 15 मिनट आगे बढ़ा दिया, जिससे जब लायनल वापस आया और उसने जब घड़ी का टाइम देखा तो उसे लगा कि इस वक्त 11:15 बज रहे हैं। इसके बाद जब फिर से लायनल स्विमिंग करने चला गया तब क्रिस्टीन ने उसकी घड़ी का टाइम वापस सही कर दिया, जिसका एहसास लायनल को बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 15 मिनट आगे पीछे होने से लायनल को कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन मर्डर के वक्त का एक एक सेकंड मैटर करता है। इन 15 मिनट के दौरान मिस क्रिस्टीन जल्दी जल्दी भागते हुए पहाड़ की चोटी में पहुंचकर पैट्रिक का नाम लेने लगी। इसे सुन अर्लिन घबरा गई। असल में अर्लिन को इधर मिलने पैट्रिक ने ही बुलाया था, लेकिन पैट्रिक इधर नहीं आया और पैट्रिक ने अर्लिन को ऐसा सुझाव दिया था कि अगर उसकी वाइफ अर्लिन को ढूंढते हुए आए तो उसे केव के अंदर छिप जाना है। अर्लिन ने उस दिन ऐसा ही किया। केव की बनावट कुछ ऐसी थी जिससे अंदर वाले आदमी को कुछ सामने से सुनाई या दिखाई ना दी। यहाँ अर्लिन जिस वक्त तक अंदर छिपी हुई थी उस वक्त तक क्रिस्टीन ने अर्लिन के जैसे कपड़े और बाल लगा लिए और वहीं पीट करके लेट गई। इसके पैरेलल में मिस्टर पैट्रिक ने एमिली को अप्रोच किया कि वो उसके साथ आइलैंड की दूसरी ओर चली। तो इसके बाद ये दोनों बोट से आइलैंड की दूसरी तरफ गए और यहाँ पैट्रिक ने क्रिस्टीन, जो कि नकली अर्लिन बनी हुई थी, उसके पास आकर उसकी बॉडी टच करके ऐसा नाटक किया कि वो मर चुकी है। इसके बाद पैट्रिक ने पुलिस बुलवाने एमिली को वापस आइलैंड में भेजा और फिर एमिली के जाते ही पैट्रिक ने क्रिस्टीन को उठाया, जिसके बाद क्रिस्टीन ने वापस अपने पिछले कपड़े पहन लिए और फिर से रिजॉर्ट की ओर निकल गई। इसके बाद पैट्रिक ने अर्लिन को आवाज देकर गुफा से बाहर बुलाया और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली। वहीं अब तक क्रिस्टीन होटल वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में अब भी केमिकल लगा हुआ था। इसे छुटवाने के लिए क्रिस्टीन नहाने लगी और यही नहाने की आवाज रिजॉर्ट स्टाफ ने उस वक्त सुनी थी। नहाने के बाद क्रिस्टीन टेनिस ड्रेस में टेनिस खेलने चली गई और इस तरह से इन दोनों कपल ने एक दूसरे का साथ देकर एक परफेक्ट अलीबाई तैयार की और ये सब इन दोनों ने किया मिस अर्लिन के पैसे हथियाने के लिए। असल में पैट्रिक बहुत समय से अमीर लड़कियों के साथ फ्रॉड करके उनके पैसे लूटता आ रहा था। उसने अर्लिन को एक फेक स्कीम के बारे में बताकर उसकी सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट कराने के लिए मना लिया था और इसी वजह से मिस अर्लिन ने यही रिक्वेस्ट बैंक में जाकर की थी। लेकिन फिर पैट्रिक को डर लगने लगा कि इतने बड़े अमाउंट की वजह से अर्लिन अपना इरादा ना बदल दे और कहीं उसे ये ना पता चल जाए कि उसका स्कीम नकली है। इसलिए पैट्रिक और उसकी वाइफ ने मिलकर अर्लिन की हत्या कर डाली। लेकिन ये इस सलीके से की गई इनकी पहली हत्या नहीं थी, बल्कि 2 साल पहले भी इन्होंने सेम तरह से स्टीफन की वाइफ एलिस का भी मर्डर किया था। उस दिन हुआ ये था कि क्रिस्टीन ने क्राइम सीन में मर्डर होने से पहले ही जाकर पुलिस से कंप्लेन कर दी थी कि कोई एलिस का गला घोट रहा है। वहीं इस दौरान पैट्रिक, जिसका उस वक्त नकली नाम एडवर्ड था, वो ट्रेन में मौजूद था। फिर ट्रेन से उतरते ही पैट्रिक उसी जंगल में जाकर एलिस से मिला और वहाँ एलिस को जान से मारकर उसकी हत्या कर डाली। इस केस में पुलिस को लगा कि एलिस की हत्या तब हुई थी जब क्रिस्टीन उनके पास आई थी, लेकिन एलिस की हत्या इसके काफी समय बाद हुई थी। इस तरह से ये दोनों कपल टाइम के साथ छेड़छाड़ करके अपने परफेक्ट मर्डर को अंजाम देते थे। तो इसी
जिसे सुन स्टीफन पैट्रिक की तरफ अच्छे से देखता है और उसे याद आता है कि पैट्रिक ही उसकी वाइफ का लवर एडवर्ड है। बस उसने अपना लुक थोड़ा बदल रखा था, जिस कारण स्टीफन उसे पहचान नहीं पाया। तो यहाँ असली चेहरा सामने आने के बाद पैट्रिक पॉयरो को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पॉयरो समझ जाता है कि पैट्रिक अब भी अंदर से वही बुरा इंसान है और वो कभी नहीं सुधरने वाला। आगे पॉयरो वापस पहले की तरह अपने घर वापस लौट आई थी, जिस कारण हेस्टिंग उनकी हेल्थ के लिए काफी परेशान था। लेकिन तब हेस्टिंग को उसके साथी बताती हैं कि पॉयरो असल में बिल्कुल फिट थे, बस उन्हें नॉर्मल सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी और हॉस्पिटल स्टाफ ने गलती से पॉयरो को दूसरे इंसान की रिपोर्ट थमा दी थी। मतलब पॉयरो का उस आइलैंड में जाकर मिस्ट्री सॉल्व करना पहले से ही डेस्टिनी में लिखा हुआ था। इतना दिखाती ही ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।